देखिए बच्चों, आपके सामने है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में हम जो पढ़ते हैं, विशेष रूप से हम ये देखते हैं कि मादा जनन के भाग कौन कौन से होते हैं और कौन से ऐसे भाग हैं जो मादा जनन में जनन तंत्र को या जनन को सहायता करते हैं। देखिए, मादा जनन जो होता है, किसी भी प्रकार का अगर बात करें जनन का, तो दो ही जनन, जो भी लैंगिक जनन होते हैं उसमें लैंगिक जनन में दो ही भाग प्रमुख होते हैं, एक होता है पुरुष, एक होता है मादा। तो जैसा कि पुरुष भाग का इसके पहले आप देख चुके हैं, मादा जनन अंग या मादा जनन भाग आपके सामने है। तो मादा जनन अंग में देखेंगे तो जो इस चित्र में आप देखिए, यहाँ पे जो है इसे हम कहते हैं वृक्क। वृक्क जो होता है एक जोड़ी होता है। वृक्क कैसा होगा? एक जोड़ी होता है, और ये सेम के बीच के आकार का होता है। जो राइट वृक्क होता है, या यूं कहूं जो दाया वृक्क होता है, राइट किडनी या दाया वृक्क होता है, वो लेफ्ट वाले से थोड़ा सा ऊपर होता है। और ये आपका राइट वृक्क, राइट किडनी है या दाया वृक्क है, ये आपका बायां वृक्क है। इन दोनों से निकली हुई पतली सी एक कैनाल आप देख रहे हैं, ये जो कैनाल आपकी निकल रही है, इस कैनाल को हम मूत्र वाहिनी कहते हैं। वास्तव में जो वृक्क होता है, वृक्क में होती है अपोहन की क्रिया, और अपोहन की क्रिया के तत्पश्चात जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है, जो अपशिष्ट तरल पदार्थ बनता है, वह अपशिष्ट तरल पदार्थ इसी वृक्क वाहिनी से होते हुए, इसी मूत्र वाहिनी से होते हुए इस मूत्राशय में आके एकत्रित होता रहता है। इधर के वृक्क से जो अपोहन की क्रिया हुई, उस अपोहन की क्रिया के तत्पश्चात बना हुआ जो भी आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है, अपशिष्ट तरल पदार्थ होता है, वह आपके इसमें मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। नीचे आपके दिए गए ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को, इसको हम कहते हैं, ये आपका पूरा का पूरा मुख्य मादा जनन अंग है, जिसमें से ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये आपके दो छोटी छोटी गोलियों के आकार में दिख रहा है, इसे हम कहते हैं अंडाशय। इसे हम कहेंगे अंडाशय, या अंग्रेजी में इसी को ओवरी कहते हैं। और ये जो आपको नलिका का आकार दिख रही है, ये नलिका है, ये अंडवाहिनी है। इधर भी आपको दिख रही है राइट पार्ट में, और लेफ्ट पार्ट में भी आपको अंडवाहिनी दिख रही है। जब मादा का जो मासिक धर्म होता है, या जिसे हम कहते हैं ऋतुकाल होता है, इस ऋतुकाल के दौरान एक अंडाणु जो है बाहर निकलता है, चाहे इससे निकले चाहे इससे निकले, दोनों में से किसी एक से अंडाणु जो होता है वो बाहर निकलता है। और यही अंडाणु जो होता है, जहाँ ये झालर कीप टाइप के दिख रहा है, इस वाले भाग को झालर कीप कहते हैं, यहाँ से अंडाणु आगे चलकर यहाँ पहुँचता है। इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? इसे हम एम्पुला कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? एम्पुला। एम्पुला वह स्थान होता है जहां पे जाकर अंडाणु और स्पर्म दोनों मिलकर निषेचित होते हैं, अर्थात निषेचन की प्रक्रिया जहां पे संपन्न होती है। अंडवाहिनी का वह भाग क्या कहलाता है? एम्पुला कहलाता है। तो अंडवाहिनी का ये जो भाग है, इस भाग को यहाँ पे हम क्या कहेंगे? एम्पुला कहेंगे। जब ये अंडाणु यहाँ पे बाहर निकलेगा, इस अंडाशय से एक अंडाणु निकलेगा, तो अंडाणु इसके द्वारा झालर कीप से होते होते यहाँ पे पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाएगा? इस भाग में। अगर इससे निकला तो यहाँ से होते इस भाग में पहुंच जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? एम्पुला कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो बीच में आपका एक तिकोना आकार का संरचना दिख रही है, इस तिकोने आकार की संरचना को हम सर्विक्स कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सर्विक्स कहते हैं, हिंदी में इसे गर्भाशय कहते हैं। इस गर्भाशय से आप देख रहे हैं छोटी से पॉइंट के रूप में, हेड के रूप में यहाँ पर निकली हुई है, इसे हम कहते हैं ग्रीवा। इसे हम क्या कहेंगे? ग्रीवा। ग्रीवा की आगे आप देखेंगे तो ये आपको 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी दिखती है। इस जो ग्रीवा के बाद की भाग होती है, जो 6 से 7 मीटर लंबी है, इसी को हम योनि कहते हैं या योनि मार्ग कहते हैं। महिलाओं का यह प्रमुख वो भाग होता है, मादा का वह प्रमुख भाग होता है, जहां पे कॉपुलेशन के दौरान, संभोग के दौरान पुरुष अपना शिश्न इसके अंदर प्रवेश कराता है। तो शिश्न इस 6 से 7 सेंटीमीटर एरिया में प्रवेश करता है और इसी भाग को योनि कहते हैं। योनि की जो संरचना होती है, योनि में किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं पाई जाती है, बट उसकी जो स्किन होती है, एपिथेलियम होती है, जो उसकी म्यूकोसल एपिथेलियम होती है, वो गद्देदार होती है। और इस भाग में शिश्न को प्रवेश करा के यहाँ पे पुरुष अपना स्पर्म को क्या करता है? मुक्त कर देता है। अब ये स्पर्म जब मुक्त होगा
तो इस स्पर्म जब मुक्त होगा तो क्या होगा, ये इसी के माध्यम से कहाँ पहुंचेगा, एम्पुला भाग में पहुंचेगा। जब ये एम्पुला भाग में पहुंचेगा तो यहाँ पे पहले से क्या पाया गया, ऋतुकाल में हर एक ऋतुकाल में महिलाओं में एक अंडाणु जो है मुक्त होगा। अब यहाँ पे जो स्पर्म पाया गया, ये स्पर्म जो लगे हैं, जो आपके झालरदार कीट में अंदर ऐसे आपको दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये आपको तो लग रहा होगा कि यहाँ से कैसे स्पर्म यहाँ पहुंचेगा, वास्तव में ये अर्धकाट है। ऐसे अगर जैसे मान लिया जाए, जैसे ये आपका डस्टर है, तो अगर इसको हम ऐसे काटे तो ये डस्टर आपको दो अलग अलग भागों में दिखाई देगा। तो ये ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि ये पूरा आप कैसे यहाँ पहुंचेगा, दरअसल ये दो एक ऐसे खड़े में काटा गया, हर इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर ऐसे में पूरा काटा, अब ये दो भाग में आ गया। अब उसको दो भाग का अंदर का भाग ये दिख रहा है। जब ये पूरा ऐसे कवर रहता है तो यहाँ पे ये वाला जो संरचना पाएगी ये पूरी कवर रहेगी। यहाँ पे जो स्पर्म मुक्त होगा, ये स्पर्म पहुंच जाएगा एम्पुला में। एम्पुला में पहुंचा तो यहाँ पे पहुंचा, क्या पहुंचा, अंडा पहले से है, ऋतुकाल में निकला हुआ अंडा। अब एम्पुला में जब पहुंचाएगा तो अंडा क्या करता है, अंडे को स्पर्म क्या कर देता है, उसको निषेचित कर देता है। स्पर्म के जो एक सिर वाला भाग होता है जिसमें एक्रोसोम पाया जाता है, वह एक्रोसोम अंडाणु के वाय भाग से क्रिया करके वाय भाग को नष्ट कर देता है, और स्पर्म जो होता है, स्पर्म का जो केंद्रक होता है जाके अंडाणु के केंद्रक से मिलकर उसे निषेचित कर देता है। अब अंडाणु स्पर्म मिल गया तो ये द्विगुणित बन जाता है। हेप्लॉइड से कैसा हो जाता है, द्विगुणित, अर्थात जाइगोट बन जाता है। बना हुआ जाइगोट जाके इसी गर्भाशय में आके फिट हो जाता है, पाया जाता है, और उस गर्भाशय में आगे होने वाली प्रक्रियाएं होती हैं, जिससे जाइगोट का एम्ब्रियो में बनना, और एम्ब्रियो को बनते बनते अंततः विकसित होकर वही नवजात शिशु के रूप में विकसित होता है। और वो जो नवजात शिशु होता है, वह नवजात शिशु इसी जब बाहर निकलना होता है, लगभग महिलाओं में देखें, नर महिलाओं जो मानव महिलाओं में देखें तो 272 दिन या 9 महीने के बाद इसी योनि मार्ग से वो जो है शिशु जो है बाहर आ जाता है। तो इस योनि मार्ग जब बाहर आ जाता है, योनि मार्ग थोड़ा सा जो यहाँ की पेल्विक गर्डल होती है, यहाँ पे बोन पाई जाती है, इससे पेल्विक गर्डल करते हैं, वो पेल्विक गर्डल जो है थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाती है और शिशु जो होता है बाहर आ जाता है, शिशु का जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार जो ये योनि मार्ग है, योनि मार्ग में पुरुष अपना क्या करता है, शिशु को प्रवेश कराएगा संभोग के दौरान, और शिशु प्रवेश करके इसके अंदर क्या निकालेंगे, बहुत सारे स्पर्म को मुक्त करते हैं, वही स्पर्म एम्पुला पार्ट में पहुंचते हैं। और इसमें लगभग एक इजेकुलेशन में देखा गया, अगर बात करें तो एक बार इजेकुलेशन होता है तो 2 से 3 मिलियन स्पर्म निकलते हैं, और ये 2 से 3 मिलियन स्पर्म में से कोई एक बहादुर जो होता है उस अंडाणु को निषेचित करता है। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, यहाँ पे एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया चलती है जिसे फाइगोसिटिस कहते हैं। उस फाइगोसिटिस के दौरान क्या होता है, सारे के सारे स्पर्म इसी योनि मार्ग से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय जो होता है, इसमें जो भी आपके अंदर जो अपोहन की क्रिया के पश्चात जो भी अपशिष्ट बनता है, शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट बनता है, वह अपशिष्ट इसी अपोहन क्रिया के पश्चात आके मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है। इसका आयतन अगर हम देखें तो 3 से 4 लीटर होता है, और यहाँ पे भरता रहता है। इसकी किनारे किनारे पे रिफ्लेक्स पाए जाते हैं, रिफ्लेक्स या जिसे कहते हैं रिसेप्टर कह सकते हैं। जब ये प्रॉपर इसमें भर जाता है तो यहाँ के रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं और हमारे मस्तिष्क को मैसेज भेजते हैं, तो और मस्तिष्क हमें फिर जो है इनको मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों कैनाल एक भाग में दिख रहे, तो यहाँ से मूत्राशय से दौरान क्या होगा, ये बाहर आ जाता है, मूत्र जो होता है बाहर आ जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि ये जो संरचना चित्र में आपको ये आगे और ये पीछे दिख रहे, वास्तव में जब इसका पूरा पट आता है तो आपको यही भाग ही दिखता है, और योनि मार्ग और मूत्राशय ऐसा लगता है एक जगह पे है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। योनि मार्ग जो होता है थोड़ा नीचे होता है, और उसी योनि मार्ग के थोड़ा से ऊपर में मूत्र छिद्र होता है, जिसके द्वारा यूरिन छिद्र होता है, जिसके द्वारा यूरिन टाइम टू टाइम बाहर आती रहती है। दोनों अलग भाग होते हैं। योनि मार्ग का आकार जो होता है, छिद्र का जो आकार होता है वह मूत्र मार्ग से बड़ा होता है, और इसमें देखा कि ये जो आपका मूत्र मार्ग होता है ये योनि मार्ग से थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है। और ये इस यहाँ पे आपको ऐसे ओपन क्या दिख रहा है, नीचे है या बगल है। वास्तव में जब इसका पूरा ऊर्ध्वाधर संरचना एक होती है तो मूत्र मार्ग में ऐसा आता है, ये थोड़ा सा ऊपर होगा और योनि मार्ग थोड़ी सी नीचे होगी। बाहर से देखने पे आपको ये नॉर्मल एक जैसा दिखता है, और ये पट पाए जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी संरचना जो है किसकी, मादा जनन तंत्र की है। मादा जनन तंत्र में आपको क्या याद रखना है, एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, अंडा से पाए जाते हैं। ये अंडा से निकलने वाले प्रत्येक ऋतुकाल में अंडाशय से एक अंडा मुक्त होगा, और वह अंडा जाके एम्पुला में स्थित रहता है। ध्यान ये रखिएगा कि 24 से 48 घंटे तक ही अंडा वहां पे रहेगा, अंडाणु वहां पे रहेगा। अगर इस दौरान कोई स्पर्म आ गया, कोई जो है
पुरुष का स्पर्म आ गया तो उसे निषेचित कर देगा। अगर वो नहीं पहुंच पाता है इस दौरान उसके पास, तो वो अंडाणु जो होता है फैगोसाइट हो जाएगा। फैगोसाइट मतलब वहां पे धुल के वो योनि मार्ग से होते शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी कि वो नष्ट हो जाता है। और अगर इस दौरान कोई स्पर्म आ गया तो उसे निषेचित कर देता है, और निषेचित करने के तत्पश्चात देखा जाता है वह जो है जाके गर्भाशय में चला जाता है, और धीरे धीरे उसी अंडा से जो निषेचित अंडा जायगोट बना। जायगोट के अंदर बहुत सारे विभाजन हुए, विभाजन के तत्पश्चात वह एम्ब्रियो से ब्लास्टा मीरोब्लास्टा स्टेज होते होते हुए लगभग 9 महीने बाद एक प्यारे से भैया का जन्म होता है, एक शिशु का जन्म होता है, जो कि इसी योनि मार्ग से बाहर आता है। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये क्या है, ये आपको वृक्क है। दो वृक्क जो होते हैं जोड़ी में पाए जाते हैं। वृक्क का आकार कैसा होगा, वृक्क के बीच के आकार का होता है। दायां वृक्क बाएं वृक्क से थोड़ा सा ऊपर होता है, और दायां वृक्क जो बायां जो वृक्क होता है वो दाएं से थोड़ा सा नीचे होता है। दोनों का काम क्या होता है, दोनों अपोहन की क्रिया करते हैं। अपोहन किसे कहते हैं बच्चों, डायलिसिस को हिंदी में अपोहन कहते हैं। डायलिसिस को हिंदी में अपोहन कहते हैं। शरीर का समस्त रक्त इन्हीं दो वृक्कों में अपोहन की क्रिया के पश्चात डायलिसिस किया गया, स्वच्छ किया गया, और अब रक्त में जो भी अपशिष्ट तरल इत्यादि पदार्थ हैं, अमोनिया आदि हैं, वो सभी इन्हीं कैनाल के मूत्रवाहिनी के द्वारा आके मूत्राशय में एकत्रित होते रहते हैं। हालांकि मूत्राशय और मूत्रवाहिनी का कोई रोल आपके जनन में नहीं है, क्योंकि डायग्राम में आ गए इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। उसको उत्सर्जन तंत्र में अलग से पढ़ाया जाता है, उसको जनन तंत्र में नहीं पढ़ाया जाता। चूंकि चित्र में आया, डायग्राम में आया, तो इसको मैंने आपको वहाँ थोड़ा सा डिटेल दे दिया। अब यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो भाग है जो आपको दिख रहा है, दो हाथ निकले हुए, वास्तव में हाथ क्या, ये अंडवाहिनी है। दो आपके अंडवाहिनी दाएं और बाएं पाई जाएंगी। अंडवाहिनियों से प्रत्येक ऋतुकाल में एक अंडाणु जो होता है मुक्त होता है। वह अंडाणु जो झालर की जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, यहाँ पे महीन महीन फिम्ब्रियाएं होती है, अंगुलियों की तरह फिम्ब्रियाएं होती है, और ये अंडाणु जैसे मुक्त होता है उसको पकड़ के लेके यहाँ ले आती है, एम्पुला पे ले आती है। इधर से पुरुष अपने यौन में स्टेशन को प्रवेश कराया और स्खलित हुआ जो पुरुष, तो स्खलित होने से क्या निकला, बहुत सारे स्पर्म या शुक्राणु निकले। वही शुक्राणु जाते हैं, उनमें से बहुत सारे शुक्राणु निकलते हैं जो इसके अंदर तैरते हुए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के एम्पुला पे आके उसको क्या करते हैं, निषेचित करते हैं। सनद रहे, पता रहे, ध्यान रहे कि 24 से 48 घंटे तक ही एक अंडाणु शुक्राणु का वेट करता है, इंतजार करता है। यदि इस दौरान वो शुक्राणु नहीं आ पाया तो यहाँ के अंदर की कोशिकाएं सक्रिय होती हैं, और इसके अंदर ऐसे फैगोसाइटिस की क्रिया होती है जो फैगोसाइट करके उस अंडाणु को यौन मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर भेज देता है, अर्थात अंडाणु नष्ट हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो महिला होती है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करती है, अर्थात गर्भधारण नहीं करती है। और यहाँ से निकलने वाले विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं, वह ग्रंथियां समय समय पर ऐसे हार्मोन निकालती हैं जो अंडाणु को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करते हैं, अंडाणु को विकसित को प्रेरित करते हैं, और साथ ही साथ जो है महिला के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को भी बनने को प्रेरित करते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरॉन का निकलना, प्रोजेस्टेरॉन के निकलने से क्या हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हुआ या एस्ट्रोजन हुआ, ये दो ऐसे हार्मोन होते हैं जो महिला के अंदर प्राथमिक और द्वितीयक दोनों लक्षणों को प्रेरित करते हैं। जैसे महिला के जब प्रोजेस्टेरॉन निकलना प्रारंभ होता है तो इस दौरान देखा गया कि उसके शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे उच्च स्तर का विकसित होना, बड़ा होना, आवाज का गंभीर होना, और जो ये वाला भाग होता है जिसे हम क्यों कह सकते हैं, कमर का भाग, ये थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है। तो ये द्वितीय लक्षण में आते हैं। और साथ ही साथ महिला के जनन अंगों में बाल का उगना इत्यादि का ना, या कॉकपिट में बाल का उगना, ये सब आते हैं आपके द्वितीय लक्षण, मादा के द्वितीय लक्षण में। तो इस प्रकार पूरा का पूरा जो आपके सामने डायग्राम है ये मादा जनन तंत्र का है, जिसमें से आपको उत्सर्जी अंग भी बनाएंगे, वृक्क है, वहां से निकलने वाली मूत्रवाहिनी मूत्राशय को जोड़ती है, जिसमें अपवहन की क्रिया के पश्चात जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं मूत्राशय में एकत्रित होते रहते हैं। अंडवाहिनी, यहाँ पे दो अंडाणु, दो ओवरी पाएगी, एक राइट एक लेफ्ट। इन ओवरी से निकलने वाला अंडाणु एम्पुला पार्ट में जाके स्थित रहता है। जब कभी भी स्पर्म आएगा तो इन्हें निषेचित करेगा, और यदि 48 घंटे के अंदर स्पर्म नहीं आ पाता है तो ये जो आपका अंडाणु होता है वो फैगोसाइट हो जाता है, वो साफ कर दिया जाता है और यौन मार्ग से शरीर से बाहर आएगा। ये गद्देदार जो भाग दिख रहा है इसे हम गर्भाशय कहते हैं। निषेचित अंडा इसी गर्भाशय के निषेचित जो अंडाणु होता है जो कि अब जायगोट बन गया, वह जायगोट इसी गर्भाशय के अंदर संरक्षित रहता है और गर्भाशय में स्थित कोशिकाओं के माध्यम से पोषण प्राप्त करता रहता है। और जायगोट में अंदर विभाजनों के भ्रूण बनता है, जिसे अंग्रेजी में हम एम्ब्रियो कहते हैं। यह एम्ब्रियो जब यहाँ पहुंचता है तो इसी एम्ब्रियो में देखा गया
आगे भी बहुत सारे विभाजन के मीरोब्लास्टला ब्लास्टला बहुत सारे प्रक्रम आते हैं। तत्पश्चात वही एम्ब्रियो से फिर एक शिशु बनता है और शिशु 272 से 275वें दिन शरीर से बाहर आ जाता है। तो इसी पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मादा जनन तंत्र कहते हैं। ठीक, क्लियर।